नमस्कार। स्वागत है आपका आदित्य रीडर्स यूट्यूब चैनल पर। संविधान से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने संविधान क्या है और इसका निर्माण कैसे हुआ था इस पर मैंने चर्चा करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसमें काफ़ी वन लाइनर्स बन सकते हैं, जितने भी बन सकते थे उसकी मैंने चर्चा उसमें की है। आज ये इसका दूसरा वीडियो है जिसमें हम संविधान के प्रमुख भागों के बारे में चर्चा करेंगे और ये बात करेंगे कि इन भागों में कौन कौन से अनुच्छेद समाहित हैं। तो बने रहिएगा, लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे कोई लाइन, कोई पॉइंट इम्पोर्टेंट लगे तो उसको नोट ज़रूर करते जाइएगा। बाकी जहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी वहाँ मैं एक्सप्लेनेशन करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर चैनल से नए हों, चैनल में अभी आपने सब्सक्रिप्शन का बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मूल संविधान को 22 भागों में विभक्त किया गया था और वर्तमान में भी 22 भाग हैं। तो क्या ये हमेशा से 22 थे? तो पहला पॉइंट तो देखिए यही है, आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा से 22 भाग नहीं थे। 1956 में संविधान के भाग 7 को हटाया गया और उसके कारण 21 भाग रह गए थे। बाद में संविधान में एक नया भाग जोड़ दिया गया था जिसके कारण 22 भाग दोबारा हो गए। अब उसमें भाग 7 में क्या हटाया गया, क्या जोड़ा गया, जब हम भाग 7 पे आएंगे तब उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी शुरू से शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है हमारा भाग 1। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक सम्मिलित हैं और इसमें क्या प्रावधान है ये आपको पॉइंट्स वाइज ध्यान रखने हैं। एग्ज़ाम में वन लाइनर में पूछे जाते हैं। इसमें भारत के क्षेत्र, नए राज्य की प्रवेश और उनकी स्थापना, किसी सीमा को बढ़ाना हो, किसी सीमा को कम करना हो, सीमा के नाम का परिवर्तन करना है, जो बॉर्डर्स होते हैं उनके नाम में अगर कोई चेंज करना है तो ये प्रथम भाग में आते हैं और अनुच्छेद 1 से 4 इसके बीच में हैं। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 आता है और 5 से 11 के मध्य इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इसमें दी जाने वाली नागरिकता, कि किस व्यक्ति को नागरिकता देनी चाहिए। अब किस व्यक्ति का मतलब क्या है? जैसे जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से भारत में कई लोग आए तो उसको किस मापदंड पे नागरिकता देनी है। स्वेच्छा से दूसरे देशों की नागरिकता स्वीकार करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता है। संसद द्वारा नागरिकता संबंधी अधिकारों को जो कंट्रोल करते हैं उनका अधिकार है। और जो भारतीय मूल के विदेशों में निवास कर रहे हैं उन व्यक्तियों की नागरिकता। तो ये नागरिकता से संबंधित इसमें अनुच्छेद हैं, तो ये भाग 2 में आते हैं। देखिए, तीसरा है भाग 3। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 आते हैं। ये भाग सबसे इम्पोर्टेंट भाग है क्योंकि इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित है। ये सारे जितने हमारे मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं उनकी बातें इसमें करते हैं। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको मौलिक अधिकार में एक एक पॉइंट 12 से लेकर पूरे 35, जब मैं फंडामेंटल राइट्स पर वीडियो बनाऊंगा तो मैं एक एक लाइन आपको समझाऊंगा कि कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान है और कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें क्या क्या स्वतंत्रता प्रदान करते हैं या क्या हमारे राइट्स हैं उसमें। तो सारी बातें उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जैसे भाग 3 मैं बता रहा हूं तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य में आते हैं जो मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। अब जरा इसकी थोड़ी मोटी मोटी बातें समझ लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। अब वो 6 स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं ये जब मैं मौलिक अधिकार पर वीडियो बनाऊंगा तब उस पर चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। अभी आप बस इतना जान लीजिए कि अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। अब वो स्वतंत्रता चलिए मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ। जैसे हमें भारत में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी हो जाती है और हमें कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी हो जाती, किसी से कुछ भी बोल सकते, भाषण देने की आज़ादी, समुदाय बनाने की आज़ादी, इनसे संबंधित हैं ये पॉइंट्स। तो उस पर चर्चा करेंगे। पहले आप बस मोटी मोटी बातें जान लीजिए इसमें। तो ये अनुच्छेद 19 हो गया। उसके बाद आपका ये आता है 21 से 22। ये अनुच्छेद 21 और 22 जो है वो निजी स्वतंत्रता देता है। निजी स्वतंत्रता की हम रक्षा कर सकते हैं, बंदीकरण या नज़रबंदी से सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये प्रावधान किया गया इसमें। और इसमें अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। जैसे मानव व्यापार होता है और छोटे छोटे बच्चों की तस्करी होती है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम पर लगाने पर प्रतिबंध, ये सब प्रावधान करते हैं। उसके बाद ये अनुच्छेद 25 से 28 जो होता है ये धर्म के अधिकार से संबंधित है। हमारे क्या क्या धार्मिक अधिकार हैं,
कहाँ हम अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और कहाँ पे वो बैन हैं। तो इन सब बातों पर इस पर चर्चा करेंगे जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये 29 से 30 जो है, अनुच्छेद 29 से 30 सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकारों से संबंधित है और अल्पसंख्यकों को संरक्षण भी ये प्रावधान करता है, संरक्षण प्रदान करता है। उसके बाद ये इसी तरह से ये पूरा 12 से 35 तक है। अब देखिए इसका चौथा भाग आता है। चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 आते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। और इसमें चौथा भाग का ही एक पार्ट है, उसमें केवल अनुच्छेद 51D आता है या 51 घ बोल दीजिए, क्योंकि उसमें हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। और इसको ध्यान रखना है आपको कि 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो हमारे नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का इसमें उल्लेख किया गया कि हमारे नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। इस पर भी हम अलग से देखेंगे, वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी इस पर हम बस भागों पर बात कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ भागों के लिए है कि संविधान में कौन कौन से भाग किन किन अनुच्छेदों से संबंधित है और उनमें क्या क्या मोटी मोटी बातें समझ रहे हैं कि उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या प्रावधान उसमें किए गए हैं। भाग 5 देखिए अनुच्छेद 52 से 171 तक है और ये केंद्रीय स्तर पर सरकार से संबंधित है, जैसे नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के बारे में है और राष्ट्रपति की विधायनी शक्तियों के बारे में है। इसमें मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री से संबंधित प्रावधान हैं और महान्यायवादी जो भारत का होता है उससे संबंधित है। जैसे आपका 79 से 106 जो है वो भारत की संसद से संबंधित है। तो ये कुछ पॉइंट्स इसमें हैं। साथ ही साथ संसद की पूरी लोकसभा, राज्यसभा और सांसदों के जो वेतन भत्ते होते हैं उसकी बातें इसमें करी गई हैं। अब आता है छठा भाग। देखिए छठा भाग जिस प्रकार से पांचवा भाग संघ से संबंधित था, उसी प्रकार से छठा भाग हमारा राज्य स्तर पर सरकार का ढांचा कैसा होना चाहिए उस पर प्रावधान किए गए हैं, उससे संबंधित है। तो इसमें मुख्यमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है, राज्यपाल, हमारा जो राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं उनकी शक्तियों का उल्लेख किया गया है, एडवोकेट जनरल हो गया, राज्य की सरकार के संचालन से संबंधित प्रावधान है। तो ये सारे पॉइंट भाग 6 में रखे गए हैं। अगला आता है भाग 7। भाग 7 में केवल अनुच्छेद 238 सम्मिलित है और इसमें जो बी कैटेगरी के जो स्टेट्स हैं, देखिए स्टेट्स की भी कैटेगरीज होती हैं ABCD। वो कैटेगरीज कैसी होती हैं वो किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। इस पर बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो भाग 7 में जो बी कैटेगरी यानी खा श्रेणी के राज्य थे उनसे संबंधित प्रथम सूची में भाग 7 को रखा गया था और 1956 में जो संविधान संशोधन किया गया तो इस अनुसूची को समाप्त कर दिया गया था। अगला आता है भाग 8। भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 के मध्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके प्रशासन से लेकर संबंधित हैं, क्योंकि हर स्टेट्स में तो सीएम होता है लेकिन हर यूनियन टेरिटरी में सीएम नहीं होता। वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में वो सीएम के ही दायित्व को संभालता है और एक सीएम कहीं कहीं एक मतलब एडमिनिस्ट्रेटर दो यूनियन टेरिटरीज को भी संभालता है। तो ये भाग 8 से संबंधित प्रावधान थे। अगला आता है भाग 9। देखिए भाग 9 में जो प्रथम सूची में D कैटेगरीज के जो स्टेट्स हैं जो 1956 में संशोधन द्वारा समाप्त कर दिए गए थे, तो उसमें 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक नवी सूची जोड़ी गई थी जिसमें पंचायतों और नगर पालिकाओं के गठन और उनकी संरचना का प्रावधान किया गया था। अब है 10वां भाग। देखिए 10वां भाग SC/ST जो जगहें हैं, क्षेत्र हैं, उनसे संबंधित है। अनुच्छेद 244 इसमें आता है। तो ये सीधा पूछ लिया जाता है SC/ST क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो अनुच्छेद 244 है। अगला आता है 11वां भाग। 11वां भाग जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में है और ये अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य में काफ़ी सारे प्रावधान करता है। इसमें जैसे कि 245 से 255 के अनुच्छेदों के बीच में केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंधों का बंटवारा किया गया है। उसी तरह से 256 से 263 के बीच में
अनुच्छेद जो हैं वो प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से संबंधित हैं, प्रशासनिक संबंधों से संबंधित हैं। अब जैसे भाग 12 है तो भाग 12 इसी का कंटिन्यू है। तो ये अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 के मध्य में इसमें प्रावधान किए गए हैं। देखिए अनुच्छेद जो भाग 11 था तो 11 भाग में मैंने आपको क्या बताया कि अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 है, और ये फर्दर बटा हुआ है कि 245 से 255 के मध्य विधायी शक्तियां बटी हैं केंद्र और राज्यों के बीच में, और 256 से 263 के मध्य प्रशासनिक संबंध यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य में ये शक्तियों का बंटवारा किया गया है। लेकिन जो भाग 12 है इसमें थोड़ा सा इसमें और आगे चलते हैं तो ये होता है वित्तीय संबंध। इसमें जो राज्य और केंद्र सरकारों के मध्य टैक्स का बंटवारा, जैसे एक्साइज ड्यूटी हुआ, कस्टम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, और जितनी भी कस्टम ड्यूटी हो गया, और इनकम टैक्स, बाकी जो सीमा शुल्क वगैरह जितने भी टैक्स होते हैं, तो ये सारे टैक्सों का जो बंटवारा होता है ये केंद्र और राज्यों के मध्य जो जिस माप पे होता है वो प्रावधान भाग 12 में किए गए हैं। तो भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300 वित्त से संबंधित है। राज्य सरकार एवं भारत सरकार जो ऋण लेती हैं, जो समझौते होते हैं, तो ये सारे उत्तरदायित्व इनके अधीन आते हैं। अगला आता है भाग 13। भाग 13 व्यापार से संबंधित है। इसमें जो देश के भीतर जो आदान प्रदान होता है, जो सामानों का, उद्योग के लिए जो मटेरियल्स आता है, तो वो भाग 13 में रखे गए हैं। भाग 14 जो है वो भाग 14 आता है संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती हैं। देखिए लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संघीय लोक सेवा आयोग से संबंधित इसमें अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 308 से 323 के मध्य हैं, और 308 से 314 संघीय लोक सेवा आयोग, और अनुच्छेद 315 से 323 राज्य लोक सेवा आयोग। यानी इन शॉर्ट हम बस इतना कहें कि अनुच्छेद 308 से 323 14वें भाग में आता है, और 308 से 314 यूपीएससी और 315 से 323 स्टेट पीसीएस। तो ये प्रावधान इसमें 14वें भाग में रखे गए हैं। दरअसल 14वां भाग जो है वो अनुच्छेद 323 को भी दो बांटों में बांटता है। तो 323 को जो दो भागों में बांटता है उसमें भी भाग 1 और भाग 2 हैं। इस पर भी किसी और टॉपिक पे वीडियो बाद में बनाएंगे, बस आप मोटी मोटी बात ना जान लीजिए कि जो 14वां भाग है ये 308 से 323 के मध्य में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रावधान करता है। अगला आता है भाग 15। तो भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन में इसमें अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित है, और चुनाव संबंधी जो जितने भी मामले हैं वो सब 15वें भाग में आते हैं। फिर आता है 16वां भाग। देखिए 16वां भाग कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध करता है, और ये अनुच्छेद 330 से 342 के मध्य में प्रावधान करता है। जैसे SC ST को लोक सेवाओं में पदों पर स्थान देना, शिक्षा के लिए विशेष अनुदान प्रदान करना, जितनी पिछड़ी जातियां हैं उनकी स्थिति में कैसे सुधार किया जाए, उनकी छानबीन हेतु आयोग का गठन करना कि उन जातियों को कैटेगरी वाइज कैसे बांटना है। तो ये सारे इसमें पॉइंट्स रखे गए हैं 16वें भाग में, और ख़ास तौर पे SC ST के लिए कि इनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में कुछ स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। अब जैसे कोई एंग्लो इंडियन समुदाय का व्यक्ति है तो उसको एंग्लो इंडियन मतलब उसके पेरेंट्स में से एक इंडिया का हो, दूसरा अंग्रेज़ हो, किसी और देश से हो, तो उस व्यक्ति को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व कैसे प्रदान करना है, ये सारी बातें भाग 16 में रखी गई हैं। तो अगला आता है 17वां भाग। देखिए 17वां भाग राजभाषा से संबंधित है, और ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की क्या होनी चाहिए उसके बदले में प्रावधान किए गए हैं। अगला आता है भाग 18। देखिए भाग 18 भी बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। इसमें आपात उपबंध किए गए हैं, यानी इमरजेंसी से संबंधित पॉइंट्स हैं। ये भाग जो है वो अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य बना हुआ है। अब 352 से 360 भी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। बस इसमें 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, 3 अनुच्छेद ध्यान रखने हैं। अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 जो अनुच्छेद है वो बाह्य आक्रमण हो
किसी देश के द्वारा हमारे देश में आक्रमण हो जाए तब ये इमरजेंसी लगाई जाती है। इसके अधीन कई कई प्रावधान किए गए हैं, कितने समय तक इमरजेंसी लगती है, क्या राज्य की शक्तियां संसद के अधीन कैसे आ जाती हैं, संसद कैसे उस पर कानून बनाती है और पूरा उसका पालन करवाती है। तो ये सब प्रावधान अनुच्छेद 352 में रखे गए हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो है 356। अगर राष्ट्रपति को न्यूज़पेपर के माध्यम से या कोई जनरल रिपोर्ट के माध्यम से या राज्यपाल के माध्यम से पता चल जाए कि उस पर्टिकुलर स्टेट का जो प्रशासन है वो ठीक तरह से नहीं चल रहा है, वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ के नागरिक अपनी सरकार से असंतुष्ट हैं, अगर राष्ट्रपति को पता चल जाए या कोई सूचना हो मिल जाए तो राष्ट्रपति के पास ये पूरा अधिकार है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन उस स्टेट पे लगा दिया जाएगा। उसके अधीन कई और प्रावधान किए गए हैं कि राष्ट्रपति शासन में क्या क्या स्टेट्स के साथ होता है, उसकी जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल के अंतर्गत आ जाएंगी और राज्यपाल एक प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वहाँ पे काम करेगा। तीसरा जो आता है वो अनुच्छेद 360 इम्पॉर्टेंट है। ये वित्तीय आपातकाल के दौरान लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल का मतलब होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर किसी देश में वित्तीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, कोई देश की सरकार अगर अपने सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है, असमर्थ हो चुकी है, तो वो वित्तीय समस्याओं से कहा जाता है कि वो घिर चुकी है और वैसे वो वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाएगा। लेकिन गनीमत ये है कि अभी तक भारत देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है और लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वित्तीय आपातकाल किसी भी देश के लिए कुछ अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। तो अगला भाग हमारे सामने है भाग 19। भाग 19 में जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 361 से 367 के मध्य में है। दरअसल इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो मिश्रित हैं। जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति के विरुद्ध अपने पद पर रहते हुए जो कार्रवाई की जाती है वो फौजदारी यानी सिविल कार्यवाही नहीं कहा जा सकता इसको। और इस प्रकार संसद और जितनी भी राज्य विधानसभाएं हैं उनकी गतिविधियों के प्रशासन के विरुद्ध कोई भी अदालती कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसमें ये अनुच्छेद रखे गए हैं, मतलब कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के विरुद्ध अपने पद पर रहते हुए कोई कार्रवाई, फौजदारी कार्रवाई नहीं होगी और ना ही इसी प्रकार से संसद और राज्य विधानसभा की गतिविधियों के प्रकाशन में कोई कार्रवाई होगी। तो ये इसमें प्रकीर्ण यानी मिश्रित इसमें संबंध रखे गए हैं। फिर आता है हमारे पास 20वां भाग। 20वां भाग अनुच्छेद 368 से संबंधित है और ये संविधान के संशोधन से संबंधित है। इसमें संविधान का संशोधन यानी संसद को पूरी शक्ति प्रदान की गई है संविधान द्वारा कि वो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कभी भी प्रस्ताव पारित करके संशोधन कर सकती है। देखिए 21वां भाग जो है वो 20वें भाग का थोड़ा सा कंटिन्यूएशन है, क्योंकि 368वां जो अनुच्छेद है वो संविधान संशोधन से संबंधित है, हमने 20वें भाग में पढ़ा। वैसे ही 21वां भाग 368 जो अनुच्छेद है वो संसद को अस्थायी रूप से अधिकार ये देता है कि वो राज्य सूची में दिए गए कुछ विषयों पर कानून बना सकता है। जैसे कि समवर्ती सूची के विषय हो, समवर्ती सूची यानी जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। लेकिन इसमें संसद की शक्तियों को सीमित भी किया, ये आपको ध्यान रखना है। केवल उन्हीं विषयों पर कानून बना सकती है जो राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार की अनुमति से घोषित किए गए हों, बस इतना ध्यान रखना है। अगला और बिल्कुल अंतिम इसका भाग है 22वां भाग। 22वां भाग अनुच्छेद 393 से 395 के मध्य में आता है और संविधान के शीर्षक लागू होने की तिथि और उस पर जो परिवर्तन किए गए उससे संबंधित है। मतलब जो संक्षिप्त नाम है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ हैं, निरासन है, प्रारंभ उसका कैसे हुआ, तो उसके बारे में ये चर्चा करता है। तो ये हमारा दूसरा वीडियो था संविधान से संबंधित। इससे पहले संविधान क्या है, उसका निर्माण कैसे हुआ था, इस पर वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने जितना पॉसिबल हो पाया मैंने संविधान के भागों को आपको एक्सप्लेन किया, अनुच्छेद बाय अनुच्छेद। एक एक अनुच्छेद समझाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारी उसमें प्रावधान आ जाते हैं, काफ़ी सारे नियम कायदे कानून आते हैं। तो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिन जिन भागों में जो जो अनुच्छेद मैंने बताए
आप सिर्फ इसे ही 1 या 2 बार देख लीजिएगा, आपके जो भाग से आएंगे प्रश्न वो नहीं रुकेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं मैं उनको वीडियो बाय वीडियो आपके सामने रखता रहूँगा। तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।